हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज के सेशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की खबरों को पढ़ना। आज की खबरों में ज़्यादातर जो खबरें हैं वो हैं स्टेट से रिलेटेड। ठीक है, तो राज्यों की जो करंट अफेयर है हमें थोड़ा सा ज़्यादा आज पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो राज्य है वो है आपका हरियाणा। अच्छा, हरियाणा में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली पर्वत श्रृंखला की अगर हम बात करें तो भूगोल में से हम पढ़ते हैं। ठीक है, और ये सिर्फ भारत की ही नहीं, ये पूरे विश्व भर की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, अब हरियाणा को अगर आप लोग देखेंगे ना तो ये बच्चे आपका हरियाणा का नक्शा है। अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखते हैं तो ये आपका हरियाणा है इस तरीके से। ठीक है, और हरियाणा का जो दक्षिण क्षेत्र है ये आपको देखने को मिल रहा होगा, ये आपका गुड़गांव है। पहले इसका नाम गुड़गांव था, अभी तो गुरुग्राम हो गया है। तो ये जो है आपका गुरुग्राम है। गुरुग्राम में जो है आपको यहाँ पे कटी छटी पहाड़ियाँ देखने को मिलेंगी। मतलब कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जैसे माउंटेन रेंज आपकी हिमालयाज की है ना, या फिर आपका दक्षिण में अगर आप लोग देखेंगे तो जो आपका पश्चिमी घाट है उसकी जो माउंटेन रेंज है तो वो जो है आपका एक साथ लगी हुई है, बिल्कुल कंटिन्यूअस है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हमें बस अरावली पर्वत श्रृंखला की कुछ छूटी हुई जो कि अभी कुछ सालों में खत्म हो जानी है ना, तो वो जो है आपकी यहाँ पे पर्वत देखने को मिलते हैं, छोटे छोटे हिल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यही की जो है आपकी न्यूज है। हरियाणा सरकार ने इसी जगह को लेकर के एक नई डिक्लेरेशन की है या फिर एक नई योजना बनाई है। हरियाणा सरकार ने अरावली की पहाड़ियों में एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी विकसित करने की योजना बनाई है। यह सफारी गुरुग्राम और नूह जिलों में लगभग 10,000 एकड़ भूमि पर फैली होगी और इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, वन्यजीव पर्यटन को बढ़ावा देना और रोजगार सृजन करना है। ठीक है, तो ये याद रखना बच्चे कि हरियाणा की सरकार सोच रही है कि एशिया की सबसे बड़ी जो जंगल सफारी है वो आपका अरावली रेंज में आपका शुरू किया जाएगा। ठीक है, और कहां से कहां तक है इसे याद रखना, ये आपका गुरुग्राम से लेकर के नूह जिलों तक फैली होगी। अगला जो आपका स्टेट है यहां पे देखिए बच्चे, ये है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु ने क्या किया है, तमिलनाडु टीबी जिसे हम क्षय रोग कहते हैं, क्षय रोग के रोगियों के लिए पूर्वानुमानित मृत्यु मॉडल लागू करने वाला भारत का पहला राज्य तमिलनाडु बन गया है। अब ये पूर्वानुमानित मृत्यु मॉडल क्या होता है बेसिकली बच्चे, इसके तहत क्या किया जाएगा, इस मॉडल को ICMR के द्वारा, राष्ट्रीय महामारी विज्ञान संस्थान के द्वारा विकसित किया गया है और इसे तमिलनाडु के मौजूदा टीबी सेवा एप्लीकेशन के साथ में एकीकृत किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, क्यों इस तरीके से एक मॉडल तैयार किया जा रहा है, तो इसका उद्देश्य है कि गंभीर रूप से बीमार टीबी रोगियों के लिए निदान से लेकर के अस्पताल में भर्ती होने तक के औसत समय को कम करना है। तो बेसिकली जो टीबी के कारण, अब टीबी जो है बच्चे अलग अलग स्टेजेस में होती है। अधिकतर जो इंडियंस हैं वो पहली स्टेज का जो टीबी होता है उसको इग्नोर कर देते हैं, है ना। तो जब ये डॉक्टर के पास में जाते हैं तब तक जो है उनका टीबी थोड़ा सा बढ़ चुका होता है ना। और कई बार ऐसा होता है कि वो सीवियर कंडीशन में होता है और डॉक्टर्स के पास में जो है उनको बचाना एक तरीके से इम्पॉसिबल होता है। ठीक है, तो ये जो आप कह सकते हैं कि जो लास्ट स्टेज के जो आपके टीबी मरीज हैं उनको अच्छे से उपचार मिल सके। ठीक है, उनका जो ये टाइम है हॉस्पिटल जाने का, वहाँ पे भर्ती होने का, है ना, अपना जो है डायग्नोस करवाने का, ये जो टाइम है मतलब उनकी बीमारी को जल्दी से पकड़ करके जल्दी से उनका इलाज किया जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को करने के लिए जो है आपका पूर्वानुमानित मृत्यु मॉडल तैयार किया गया है और इस तरीके का मॉडल लागू करने वाला अपने स्टेट में पहला स्टेट बन गया है आपका तमिलनाडु। अच्छा, ये जो बीमारी है आपकी टीबी, इससे बच्चे भारत का बहुत बड़ा पॉपुलेशन हिस्सा ऐसा है जो कि इससे ग्रस्त है ना। बहुत सारे लोगों में तो इसके बारे में अवेयरनेस भी नहीं होती है। तो टीबी के बारे में एक जनरल साइंस का क्वेश्चन आपका बनेगा कि जो डिजीज है ये डिजीज किस चीज के कारण होती है। तो सबसे पहले तो आप याद रखेंगे कि बैक्टीरिया जनित बीमारी है। ठीक है, बैक्टीरिया के कारण होती है। जिस बैक्टीरिया के कारण ये होती है उसका नाम क्या है, इसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, इस पूरे का नाम आपको याद रखना है। ये जो है एक प्रकार की कम्युनिकेबल डिजीज है और पूछा जाएगा कि हमारे शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करती है, तो ये जो है फेफड़े को प्रभावित करती है। ठीक है, वैसे तो टीबी आपका बहुत सारे प्रकार का होता है लेकिन सबसे ज्यादा जो है आपके फेफड़े में होता है और ये चूंकि फेफड़े को प्रभावित करती है तो ये जो है आपका सांस के माध्यम से, ठीक है, सांस के माध्यम से, छींक के माध्यम से जो है आपका ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आराम से फैल सकती है। ठीक है, तो एक कम्युनिकेबल डिजीज है। ठीक है, तो याद रखना कि टीबी जो है इस तरीके से होता है और इसको कंट्रोल करने के लिए या फिर इसके कारण जो डेथ्स होती हैं उनको कम करने के लिए एक इस तरीके का मॉडल जो है अपनाया गया है तमिलनाडु के द्वारा। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा स्टेट। तीसरी जो न्यूज है ये अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। मिस्टर हरदीप सिंह बरार को BMW ग्रुप
इंडिया का क्या किया गया है, हेड यानी कि अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो BMW कंपनी का नाम है, BMW ग्रुप ऑफ इंडिया, और हरदीप सिंह बरार को जो है इसके हेड के रूप में चुना गया है। अगली जो न्यूज़ है, एक और स्टेट है, और ये वैसे स्टेट नहीं है लेकिन पुदुचेरी आपका यूनियन टेरिटरी है। तो पुदुचेरी ने क्या किया है, परिवार दत्तक ग्रहण कार्यक्रम। पहले थोड़ा सा इस प्रोग्राम को पढ़ते हैं बच्चे, समझते हैं कि है क्या। अभी भारत सरकार ने 2019 में फैमिली एडॉप्शन प्रोग्राम जो है आपका शुरू किया। अब ये फैमिली एडॉप्शन प्रोग्राम के तहत मतलब ये प्रोग्राम किसके लिए है, तो बच्चे इसके तहत ना जो MBBS की स्टडी करने वाले जो UG वाले स्टूडेंट होते हैं यानी कि अंडर ग्रेजुएशन वाले जो स्टूडेंट होते हैं, वो अपनी पढ़ाई के दौरान क्या होता है कि उनको कुछ फैमिलीज जो है उनको एडॉप्ट करनी होती हैं। ठीक है, जैसे कि 5 परिवार ले लिए, 6 परिवार ले लिए, उसके बाद में उन फैमिलीज की जो आपकी हेल्थ केयर होती है, ठीक है, वो जो है उसकी निगरानी इन बच्चों के द्वारा या फिर इन MBBS स्टूडेंट के द्वारा की जाती है। तो इस प्रोग्राम को कहा जाता है आपका फैमिली एडॉप्शन प्रोग्राम। ठीक है, तो ये जो फैमिली एडॉप्शन प्रोग्राम है, इसमें आपका इसके तहत टीबी यानी कि तपेदिक रोगियों की जांच को शामिल करने वाला पहला राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बन गया आपका पुदुचेरी। ठीक है, तो जब ये MBBS स्टूडेंट किसी फैमिली को अडॉप्ट करेंगे, ठीक है, तो उनकी टीबी की भी जो जिम्मेदारी होगी वो इन्हीं बच्चों के पास में होगी। ठीक है, कि मतलब कि किसी व्यक्ति को टीबी तो नहीं है, अगर है तो कौन से स्टेज में है, अगर है तो उसको किस तरीके से उपचारित करना है, उसको किस तरीके से ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, है ना। तो वो जो पूरी निगरानी होगी वो इसी प्रोग्राम के तहत जो है आपका इंटीग्रेट करने वाला ये पहला आपका यूनियन टेरिटरी बन गया है पुदुचेरी। ठीक है, तो 2 न्यूज जो है आपके टीबी से रिलेटेड है, एक आपका तमिलनाडु है, एक आपका पुदुचेरी है। ठीक है, MBBS छात्रों ने गोद लिए गए परिवारों में टीबी लक्षणों के लिए स्क्रीनिंग और निदान में योगदान दिया है ना। तो बेसिकली वही स्टूडेंट करेंगे आपके, है ना। उद्देश्य क्या है आपका, टीबी के केसेस को आपका कम किया जाए। ठीक है, टीबी की केसेस को कम किया जाए, इससे होने वाली जो डेथ्स हैं उनको कम किया जाए, लोगों में इसके प्रति जो अवेयरनेस है उसको फैलाया जाए। ठीक है, तो ये जो है बच्चे किसने किया है, अगेन ये आपका पुदुचेरी के द्वारा किया गया है। अगली जो न्यूज़ है ये एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट है आपकी, रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड एनर्जी स्टैटिस्टिकल रिव्यू 2025। 2025 की इस रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया है कि पूरे विश्व भर में जितने देश हैं उनमें से बायोफ्यूल का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा कौन कर रहा है, यानी कि बायोफ्यूल कंज्यूमर की लिस्ट में सबसे ऊपर कौन सा देश है। तो अगर लिस्ट में बच्चे आप लोग देखेंगे, पहले भारत का याद कर लेते हैं, तो भारत को इस सूची में जो है 4था स्थान मिला है, हम 4th नंबर पे है कंज्यूमर। ठीक है, कंज्यूमर के तौर पे अगर हम पूरे विश्व भर के देखेंगे तो USA सबसे आगे है, उसके बाद में जो आपका ब्राजील है, 3रे नंबर पे आपका इंडोनेशिया है, हम 4थे नंबर पे है। ठीक है, एक तो आपको कंज्यूमर याद रखना है क्योंकि ये रिपोर्ट में बताया गया है। दूसरा, यहीं से आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा और आपके मन में भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि चलिए ये तो कंज्यूमर की बात होगी कि बायोफ्यूल इनके द्वारा कंज्यूम किया जा रहा है सबसे ज्यादा। ठीक है, दूसरा प्रश्न आता है कि सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कौन कर रहा है पूरे विश्व भर में। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन हो रहा है अभी बायोफ्यूल का, एक तो आपका पहले नंबर पे USA है और दूसरे नंबर पे आपका ब्राजील है। ठीक है, तो पहले दूसरे में जो है आपका कंजप्शन के मामले में दोनों वही सेम कंट्रीज है और प्रोडक्शन के मामले में भी आपके दोनों वही सेम कंट्रीज है। ठीक है, लेकिन भारत जो है खपत के मामले में आपका 4थे नंबर का जो है कंट्री बना है और ये रिपोर्ट जो है आपकी कब की है, 2025 की है। ठीक है, मतलब 2025 में आपका स्टैटिस्टिक्स जो है ये रिलीज हुआ है, लेकिन जो आधार है, जो बेस है, ये 2024 के आंकड़ों के आधार पर आपकी रिपोर्ट बनाई गई है। ठीक है, तो आपको बस ये याद रखना भारत 4थे नंबर पर है। इससे पहले बायोफ्यूल के बारे में एक बच्चे आपका स्टैटिक जीके में प्रश्न पूछा जाएगा। एनवायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको पता है, और जो ईंधन जो फ्यूल हम आज इस्तेमाल कर रहे हैं आप सभी को पता है कि बहुत लंबे समय तक मतलब आने वाले भविष्य में ही हमारे साथ में नहीं रहने वाला है। ठीक है, और हमारे एनवायरमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक भी है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम फ्यूल के ईंधन के अलग अलग अल्टरनेटिव्स ढूंढ रहे हैं। ठीक है, उस अल्टरनेटिव में जो है आपका एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है हमारे पास में बायोफ्यूल। तो बायोफ्यूल जो है किस तरीके से तैयार किया जाता है, इसकी कैटेगरी जो है आपकी कौन कौन सी होती है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, एक बार दोबारा से आपको बताती हूँ, याद रखिएगा बच्चे। ये जो है आपके बच्चे बायोफ्यूल है। ठीक है, इस बायोफ्यूल को कैसे बनाया जाता है, जिस चीज से बनाया जाता है उसी के आधार पर जो है इसकी जनरेशन को डिसाइड किया जाता है। सबसे पहले आपके फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स आते हैं जिन्हें कि फूड
फूड रिलेटेड सोर्सेज से बनाया जाता है, जैसे बार्ली हो गया, कॉर्न्स हो गया आपका, है ना, इससे बनता है। उसके बाद में सेकंड जनरेशन की जो बायोफ्यूल है, इन्हें बनाया जाता है आपका नॉन फूड सोर्सेज, यानी कि खाने की चीजें नहीं है लेकिन हाँ जैविक चीजें होंगी, है ना, जैसे कि आपका जैसे गेहूं करता है तो उसके बाद में जो है आपका भूसा बन जाता है, पराली बनती है जब आपका धान करता है, और या फिर लकड़ी, है ना, तो ये जो आपके नॉन फूड ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं, पौधों से आने वाली चीजें हैं, वहां से अगर हम फ्यूल बना रहे हैं तो ये आपका सेकंड जनरेशन का हो गया। थर्ड जनरेशन की अगर हम बात करें तो ये आपका एल्गी से बनाया जा रहा है, ठीक है, एल्गी से जो है आपका थर्ड जनरेशन का बायोफ्यूल बनाया जा रहा है। अदर सोर्सेज की हम बात करें तो बहुत सारे आपके ऐसे केमिकल्स हैं जिनको लैब में तैयार करके या फिर बाकी जो आपकी चीजें हैं उनका इस्तेमाल जो है आपका फोर्थ जनरेशन के बायोफ्यूल को बनाने में किया जा रहा है, ठीक है। तो ये बच्चे आपकी कैसी चीजें हैं, हर फर्स्ट जनरेशन है, सेकंड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन है, फोर्थ जनरेशन है, बायोफ्यूल है हमारे लिए सेफ, ठीक है, इसे हम बना भी सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है वो एक तो जैविक है, ठीक है, दूसरा अगर हम देखें फूड, अगर हम फूड ग्रेन से अगर बायोफ्यूल बनाने लगेंगे तो बहुत सारी कंट्रीज तो ऐसे हैं विश्व भर में जिनको खाने के लिए जो है भोजन मुहैया नहीं है ना, उनके लिए खाने के लिए उनके पास में भोजन नहीं है और हम उस भोजन का जो है आपको बायोफ्यूल बना देंगे, है ना, तो ऐसा नहीं है। तो अभी जो है आपकी जो नई टेक्निक्स है, जैसे कि आपका फोर्थ जनरेशन का, तो फोर्थ जनरेशन में जो आपके वेस्ट मटीरियल होते हैं, है ना, आपको पता है कि जो आपका जो किचन में कभी कभी जो है पकौड़े बनते होंगे, ब्रेड पकौड़े बनते होंगे, है ना, तो वो जो पकौड़े तलने के बाद में जो तेल बचता है, अब आपके घर में कभी एक दिन पकौड़े बन जाए तो उसमें बहुत सारे तेल जो है वो बच जाता है, बहुत सारे तेल तो हम खा जाते हैं पकौड़े के साथ में, लेकिन बहुत सारे तेल जो है आपका कढ़ाई में बच जाता है। तो जो वन यूज जो आपका ऑयल है, हालांकि हमारे घर में तो मम्मियाँ उसे दोबारा 3 बार 4 बार उसको जब तक खत्म ना हो तब तक उसे इस्तेमाल करती रहती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अनहेल्दी होता है हमारे शरीर के लिए, जो है आपको बहुत ज़्यादा अनहेल्दी है, ठीक है। और वही तेल बचे अगर आप एक होटल इंडस्ट्री के लेवल पर सोचेंगे तो कितना कितना तेल जो है आपका बचता होगा, है ना, जो बहुत बार जो है जल चुका है, बहुत बार उसमें चीज़ें फ्राई हो चुकी हैं, तो जो आपका बचा हुआ तेल है उससे भी जो है आपका बायोफ्यूल बनाया जा सकता है, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल किया जा रहा है अभी जो आपकी फोर्थ जनरेशन है, जिसमें जिन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं है वो ऑर्गेनिक तो है, लेकिन जिन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं है अगर उन चीज़ों का इस्तेमाल हम करते हैं तो वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल जो है आपका बायोफ्यूल बनाने के लिए किया जा रहा है, ठीक है। तो बच्चे बायोफ्यूल के बारे में थोड़ा सा याद रखना, इसके कंज्यूमर की लिस्ट में हम जो है चौथे नंबर पर हैं, इंडिया जो है आपका चौथे नंबर पर है। अगली न्यूज़ एक और स्टेट है, स्टेट है आपका बिहार। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इनके नेतृत्व में बिहार कैबिनेट ने स्थायी निवासी महिलाओं के लिए राज्य सरकार की सभी नौकरियों में 35% का क्षैतिज आरक्षण को मंजूरी दे दी है। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है बच्चे, याद रखना, ठीक है। तो बिहार सरकार ने ये आपका डिक्लेरेशन किया है कि जो भी यहाँ पे स्थायी निवास, मतलब कि बिहार की जो महिलाएं हैं, जो राज्य सरकार की जो सभी सरकारी नौकरियां हैं वहाँ पे 35% का क्षैतिज आरक्षण उनको दिया जा रहा है, ठीक है। दूसरा क्या है बच्चे, एक और आपकी इन्होंने डिक्लेरेशन की है, घोषणा की है कि यूथ के लिए, ठीक है, युवा कल्याण के लिए यहाँ पे बिहार युवा आयोग भी बनाया जाएगा, ठीक है, बिहार युवा आयोग बनाया जाएगा। अब बिहार आयोग जो युवा आयोग होगा, ऑब्वियसली बात है वो युवाओं के लिए बनेगा, युवाओं के वेलफेयर के बारे में वो सोचेगा, रोजगार के बारे में सोचेगा, उनके स्किल के बारे में सोचेगा, उनके लिए शिक्षा के बारे में सोचेगा, ठीक है। तो 2 डिक्लेरेशन बेसिकली अभी आपकी की हैं बिहार सरकार ने, ठीक है। एक आपका महिलाओं के लिए 35% जो है आपका क्षैतिज आरक्षण की घोषणा की है, और दूसरा जो है आपका ये हुआ है बिहार यूथ कमीशन आपका बनाया जाएगा, ठीक है। तो अभी ये डिक्लेरेशन है, कब कब इंप्लीमेंट होती हैं, कैसे होती हैं, वो हम देखेंगे आने वाले फ्यूचर में। एक और चीज बच्चे आपको मैं बताना चाहूंगी, आप लोगों ने रिजर्वेशन का नाम सुना होगा, बहुत सारे बच्चे जो है रिजर्वेशन का फायदा भी उठा रहे हैं, मतलब उसका प्रॉफिट भी ले रहे हैं, ठीक है। अब रिजर्वेशन जब भी आप देखेंगे, जब भी आपकी वैकेंसीज आती हैं तो वहाँ पे आपके 2 प्रकार की रिजर्वेशन है, एक आपका हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है, एक आपका वर्टिकल रिजर्वेशन है, ठीक है। तो ये वर्टिकल रिजर्वेशन और हॉरिजेंटल रिजर्वेशन, इन दोनों के बारे में थोड़ा सा एक बेसिक में आपको डिफरेंस बताती हूँ जो आपको बच्चे याद रखना है। किधर गया होगा आपका डिफरेंस, चलिए इसको मैं आपको ऐसे ही बताती हूँ। आपको पता है बच्चे ना, आपका संविधान है, संविधान में आपके आर्टिकल्स हैं, एक आपका आर्टिकल 15 एक आपका आर्टिकल 16 है, ठीक है। तो आर्टिकल 15 और 16 इन दोनों पे जो है आपका, इन दोनों पे आधारित जो आपका आरक्षण दिया जाता है, जो मेजरली बड़े बड़े जो आपके सेक्टर हैं उनको जो है आपका वर्टिकल आरक्षण कहा जाता है। जैसे कि आपकी एसटी कैटेगरी, ठीक है,
SC कैटेगरी, ST कैटेगरी, OBC हो गया आपका जनरल हो गया, आपका जो है EWS हो गया, ठीक है। क्योंकि जो वर्टिकल कैटेगरी होती है ना, वर्टिकल कैटेगरी में जो भी व्यक्ति है, मतलब आप जो व्यक्ति हैं, आपके पास में वर्टिकल में से एक ही कैटेगरी कोई होने वाली है, ठीक है। तो ये जो बड़े बड़े जो आपके प्रोमिनेंट सेक्टर हैं या फिर जो है आपकी कैटेगरी हैं, यहाँ पे अगर आरक्षण दिया जाएगा तो इसे कहा जाता है वर्टिकल रिजर्वेशन, ठीक है। और इन्हीं में अगर आपकी सब कैटेगरी बनती है, सब कैटेगरी कैसे बनती है, जैसे कि वुमेन्स, अब वुमेन्स तो ST भी हो सकती है, ST भी हो सकती है, जनरल भी हो सकती है ना। जैसे कि आपकी वुमेन, जो महिलाएं वाला आरक्षण है, वो आपका इसे कहा जाता है आपका हॉरिजॉन्टल, है ना। इनकी सब कैटेगरी वुमेन हो सकता है आपका जो फिजिकली, मतलब जो दिव्यांग होते हैं उनको जो है आपका आरक्षण दिया जाता है, वो भी आपका हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है। या फिर आपके एक्स आर्मी पर्सनल है, एक्स आर्मी वाला जो आपका आरक्षण होता है वो भी आपका हॉरिजॉन्टल आपका आरक्षण है, ठीक है। तो बेसिकली बच्चे ये आपके मेन जो है आपके रिजर्वेशन है जो कि वर्टिकल रिजर्वेशन में आते हैं, और इनके अंदर जो सब ग्रुप बने हुए हैं या फिर सब कैटेगरी में जो आपका रिजर्वेशन दिया जाता है वो इधर को दिया जाता है ना, इसीलिए जो है आपको क्या कहा जाता है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कहा जाता है, ठीक है। तो दोनों के बीच में आई होप आपका जो डाउट रहा होगा या फिर जो डिफरेंस है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अगली जो न्यूज़ है, इंटरनेशनल न्यूज़ है, एक तूफान का नाम आपको याद रखना है, तूफान का नाम है दानस। आपको पूछा जाएगा दानस तूफान हाल ही में कौन से देश में आया है, तो ये जो है आपका आया है ताइवान में, ठीक है। इस तूफान की तीव्रता कम हो गई है और इसे जो है उष्णकटिबंधीय तूफान में बदल दिया गया है। यहाँ पे देखिए बच्चे, ट्रॉपिकल स्पॉन्ज जो दानस है ये आया है आपका, ये ताइवान है, ठीक है, ये ताइवान है और ये जो है आपका चाइना की तरफ बढ़ गया है अभी तो, ठीक है, 3 दिन हो चुके हैं इसे। तो ये दानस है, ये ताइवान है, ताइवान की कैपिटल है ताइपे। तो इसने बेसिकली कहाँ पे हिट किया था, ये है आपका ताइवान में, ठीक है। बस इतना याद रखना है, दानस तूफान। अगली जो न्यूज़ है ये साइंस से रिलेटेड है। भारतीय विज्ञान संस्थान यानी कि IISc बेंगलुरु, इन्होंने भारतीयों में उम्र संबंधी बदलावों और दीर्घायु के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए एक नई परियोजना, एक नई पहल शुरू की है और इस पहल का नाम रखा गया है भारत इनिशिएटिव, भारत पहल, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है बच्चे, बहुत लंबा चौड़ा फुल फॉर्म है, बायो मार्कर्स ऑफ हेल्दी एजिंग रेजिलियंस एडवर्सिटी एंड ट्रांजिशंस, ठीक है। ये जो है इसका पूरा नाम है, आपको ये याद नहीं रखना है पूरा का पूरा, बस इतना याद रखिएगा कि भारत पहल, इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य ये है कि जितने भी इंडियंस है, ठीक है, भारतीय जनसंख्या में वृद्धावस्था को प्रभावित करने वाले शारीरिक, आणविक और पर्यावरणीय संकेतकों का मानचित्रण करना है ना। तो बेसिकली जो इंडियंस है वो जब बूढ़े होंगे तो बूढ़े होने पे कौन सी चीज उनको कैसे इफेक्ट करेगी, ठीक है, उसका जो है आपका एक मैपिंग करेंगे और उस मैपिंग के लिए जो इन्होंने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है, एक इनिशिएटिव शुरू किया है जिसका नाम रखा गया है आपका भारत इनिशिएटिव, ठीक है। तो उस उद्देश्य पता होना चाहिए, इनिशिएटिव का नाम पता होना चाहिए और किसने इनिशिएटिव शुरू किया है वो पता होना चाहिए। तो ये परियोजना आपकी शुरू की गई है किसके द्वारा, IISc बेंगलुरु के द्वारा, ठीक है। तो मतलब भारतीयों का बुढ़ापे में क्या हाल होने वाला है और किस चीज़ से उनका ऐसा हाल होने वाला है, उसकी मैपिंग के लिए, उसका जो है एक तरीके से वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए आपको ये किया गया है। तो जितनी भी आज हमने स्टेट से रिलेटेड न्यूज़ पढ़ी है, चाहे आपका बिहार है, चाहे तमिलनाडु है, पुदुचेरी है, ठीक है, चाहे आपका हरियाणा है, सारी ही न्यूज़ आपकी इंपॉर्टेंट है। हरियाणा की सरकार ने पहले भी बच्चे डिक्लेरेशन की थी कि यहाँ पे जो है ऐसा ऐसा पार्क बनेगा, है ना, फिर से डिक्लेरेशन किए तो फिर से पढ़ रहे हैं हम न्यूज़ में। जब करेगा, इंप्लीमेंट होगा तो हम दोबारा से पढ़ेंगे इसे, है ना। चलिए फिर आज का जो सेशन है स्टेट न्यूज़ से, स्टेट न्यूज़ में जो है बहुत सारी आज जो है हमें खबरें मिली हैं, सारी की सारी इंपॉर्टेंट होती हैं, राज्य से संबंधित हर एक खबर। चलिए फिर आज के सेशन को यहीं पे खत्म करेंगे, मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।